अनुराग जी देश के अलग अलग शिक्षा संस्थानों से आए हुए और दिन भर बहस के बाद थके हुए लेकिन उत्साह से भरे हुए विद्यार्थीगण, हिंदू कॉलेज के मेरे अपने विद्यार्थी, सहकर्मी मित्रों, समय की सीमा में जानता हूं, लेकिन सीमा के टूटने के खतरे हो सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट में मैं अपनी बात समेटूं। इस तरह के कार्यक्रम कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर मुझे भरोसा दिलाते हैं कि रोशनी बाकी है। दुनिया की तमाम तरह की सूचनाओं को देखते हुए सोशल मीडिया के इलाकों से गुजरते हुए समय की जो तस्वीर उभरती है वो हमें आश्वस्त तो नहीं करती, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में अगर यह गुंजाइश है कि हम चीज़ों पर बात कर सकें, हम 2047 पर बात कर सकें, तो बाजार और राजनीति के तमाम खतरों के बावजूद मुझे लगता है कि नए लोगों के सपने अभी जीवित हैं और बाकी हैं, और यह देश के लिए काफ़ी आश्वस्तकारी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जब आप युवा संसद कहते हैं तो युवा क्या 18 से 25 की उम्र है या इसके कुछ और मायने हैं? मेरे हिसाब से और मेरी समझ से युवा होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि आप अपने समय के प्रति एक क्रिटिकल अप्रोच रखें। जो और जैसा है उसमें कुछ कमियां हैं, इन कमियों से देश को और समाज को बाहर निकालना है। दूसरी शर्त यह है कि हम अपने वर्तमान पर खड़े होकर एक सपना देखें। 2047 दरअसल एक सपना है, योजना नहीं। सपने बेमानी हो जाते हैं अगर उनके लिए संघर्ष न किया जाए। सपनों को अर्थ मिलता है संघर्ष से, कोशिश से, प्रयत्न से। बिना प्रयत्न और संघर्ष के देखे गए सपने दरअसल कागज के पन्नों पर बनाए गए दिए के चित्र की तरह होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। और तीसरी शर्त यह है कि हम एक ऐसा भारत बनाएं, और भारत शब्द मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि जब हम भारत बनाएंगे तभी हम एक दुनिया बनाएंगे। हम एक सुंदर भारत बनाएंगे तो एक सुंदर पृथ्वी भी बनाएंगे। हम एक सुंदर पृथ्वी बनाएंगे तो हम एक सुंदर यूनिवर्स बनाएंगे। हमारे सपनों की हदें दरअसल देशों से बंधी हुई नहीं होती। युवा संसद इस मायने में एक बड़ी पहल है, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि विश्वविद्यालय के प्रांगणों में, सेमिनारों में, उसके ऑडिटोरियम्स में जो बातचीत होती है और भारत का जो, भारतीय समाज का जो आचरण है, जो ट्रैफिक पर, सड़कों पर, कार्यालयों में दिखाई देता है। हमारे पास संस्थाएं हैं और शानदार संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे पास एक संसद है, हमारे पास विश्वविद्यालयों की भरमार है, फिर भी ये देश ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि दुनिया के मानचित्र में हमारा एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? सिंगापुर, जिसकी आबादी कमला नगर से कम है, ये थोड़ा चिंता वाला मसला है। इसलिए मुझे लगता है कि युवा होने की जिन शर्तों की बात कर रहा था उसमें एक शर्त है कि युवा अपने को राजनीति से दूर रखें। ये बहुत विवादास्पद बयान है, मैं जानता हूँ। क्यों दूर रखें?
क्योंकि राजनीति दरअसल युवा शक्ति का इस्तेमाल करती है। दिनकर की किताब है कुरुक्षेत्र, सब जो पहलू है वो किताब यहीं से शुरू होती है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल है, जो आग तो कटता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश की। राजनीतिक चेतना अनिवार्य है। राजनीतिक मुहावरों का गुलाम होना खतरनाक है। और आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, लेफ्ट हों, राइट हों, सेंट्रलिस्ट हों, लेकिन आपके पास एक अपनी विवेक चेतना होनी चाहिए। अगर वह विवेक चेतना नहीं है तो आप परछाई में बदल जाएंगे। किसी भी देश और किसी भी समाज का युवा परछाई में बदल जाए, यह एक हादसा है। युवा संसद युवाओं को हादसे से बचाए, उन्हें एक जीवित नागरिक बनाए, सपना देखने वाले बनाए, एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर धरती और एक बेहतर समय का निर्माण करें। इसमें इस तरह की बातों का महत्व बहुत बड़ा है।